देखो थोड़ी राजपूतों की हिस्ट्री यदि किसी ने लिखी तो कर्नल टोड सबसे पहले कोई व्यवस्थित प्रयास करता है तो कर्नल जेम्स टोड। कालांतर में कर्नल जेम्स टोड की बुक का किसी ने संपादन किया तो वो थे विलियम क्रुक। और एक इतिहासकार बाद में और हुए, विंसेंट स्मिथ। इन लोगों ने कहा कि चौहान विदेशी है, फॉरेनर है। और इसमें बेसिकली मैं टोड पे आता हूं क्योंकि बाकियों की हिस्ट्री टोड पर आधारित हो जाती है। कर्नल टोड ने केवल चौहानों के लिए नहीं बाकी समस्त राजपूतों के लिए कहा था कि राजपूत यहां के नहीं है, राजपूत विदेशी हैं। और उसने ज्यादातर के लिए कहा था कि शक है, शक या सिथियन मलेशिया से आने वाली एक ट्राइब थी जिसने भारत पर बाद पर अधिकार किया था, तो उनको शक और सिथियन बताता है। जेम्स टोड ऐसा कहता है। हालांकि हम कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो यार अंग्रेज जब अपने भारत में आए थे तो हमने अंग्रेजों का विरोध किया और हमने अंग्रेजों को कहा कि भाई तुम्हारा राज गलत है। अंग्रेजों ने पूछा वाई, राज गलत क्यों है हमारा? हमने कहा तुम विदेशी हो, बाहर से आए हुए लोगों हमारे देश पर अधिकार कर रखा है। तो अंग्रेजों ने एक थ्योरी बनाई, जेम्स टोड जैसे लोगों ने एक थ्योरी बनाई और उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, हम विदेशी इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमने कहा हमारी संस्कृति के लोग ही नहीं हो तो तुम्हारा विरोध ही करेंगे, तुम हमारे राजा कैसे हो सकते हो? तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे भारत में तो जितने राजा बने थे वो सब विदेशी थे, यहां का लोकल था कौन? जैसे आर्यंस मिडल एशिया से आए थे वो लोग, उन्होंने दी थ्योरी। मैक्स मुलर जैसे बंदे ने थ्योरी दी कि मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी तुम्हारे आर्यंस। शक हूण कुषाण हूण राज करके गए तुम पे, हाँ बाहर से नहीं आए। तुर्क, अरब, मुगल, अफगान, ये हमने कहा पुर्तगाली, फ्रेंच, हमने कहा सही है। तो हम आ गए, जब इतने सारे विदेशी आए एक और झेल, तुम्हारा तो कोई था ही नहीं लोकल का, तो सब बाहर से ही तो आए हुए थे। और अपने वालों में कोई इंटेलिजेंट था, थोड़ा विप्र था, उसने कहा ना ना ऐसे नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे बीच में राजपूत राजा हुए, अभी भी जिनकी रियासतें हैं, जिनके साथ तुम संधियां करते हो, ये तो हमारे लोकल है। जेम्स टोड अंसार जेम्स टोड ने कहा बड़े हो रहे तुम, बाकियों में तो 1% फिर भी लगता है कि हो सकते हैं यहाँ के हो, ये तो पक्के ही नहीं है, ये सारे बाहर से आए, ये शक और सिथियन है। हमने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो हमारे यहीं के। जेम्स टोड ने कहा सुनो, ये जो शक और सिथियन थे ये सूर्य पूजा बहुत ज्यादा किया करते थे। कालांतर में तुम्हारे राजपूतों को देख लो, सबने खुद को सूर्यवंशी बता दिया, उससे जोड़ ही लिया खुद को। सूर्य पूजा को भी ये लोग महत्व दिया करते थे। एक बात ये है कि नहीं? काक साहब आप कह रहे हो तो मान ही लेते हैं। का वो जो शक थे उनमें सती प्रथा होती थी, आदमी मर गया लुगाई को बढ़ना पड़ता था पीछे, तुम्हारे था कि नहीं? अपने और उनका साबा का वो जो शक थे वो घोड़ों की पूजा करते थे और हथियारों की पूजा करते थे, हॉर्सेज एंड वेपन्स, इनकी पूजा की जाती थी। तुम्हारे है कि नहीं? अपने उनका साहब दशहरा, तलवारें लगा लगा के टिक्के निकालने पड़ते हैं, सबके पूरी पूजा ही करनी पड़ती है। और घोड़ा भी साहब पूजा करते हैं, घोड़े की तोड़ने का। और अब की बार तो मैं बताऊंगा, उससे तो तुम्हें पक्का यकीन ही हो जाएगा। ये जो शक और कुषाण थे शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे, ये बात अपना इसमें तो क्या ही बताएं, देखा है हमने, शकों कुषाणों से आगे निकले हैं, पीछे तो नहीं रहे इस मामले में। तोड़ने का और सुन लो, वो जो शक और कुषाण थे वो यज्ञ बहुत ज्यादा किया करते थे। अपने उनका सब मान ली बात। ये तमाम बातें तो हमारे वालों में भी देखने को मिलती। तोड़ने का तो मैंने कहा है, ये नहीं है यहाँ के विदेशी हैं,
तो जब सारे विदेशी हैं तो हमें भी मान लिया जाए। पर हालांकि अपने ओझा जी बाद में काउंटर करते हैं और ओझा जी कहते हैं कि तमाम जो चीजें बताई आपने ये भारत में पहले से थी। पहली बात तो जब तुम आर्यंस कोई बाहर से आया हुआ बताते हो तो तुम्हारी थ्योरी वहीं से गलत हो जाती है। आर्यंस भी हमारे यहीं के ही थे। और जिस सूर्य पूजा की तुम बात करते हो वो हमारे ऋग्वेद के अंदर बहुत सालों से लिखी हुई है। अदिति को समर्पित खूब सारे हमारे दोहे मिल जाते हैं, श्लोक मिल जाते हैं। तो हम पहले से करते आ रहे थे। कुछ शक और कुषाण हमारे देश में सूर्य पूजा नहीं लेके आए थे। जिस सती प्रथा की तुम बात करते हो तो महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि राजा पांडु के मरने के बाद उनकी पत्नी माद्री उनके साथ में सती हो गई थी और उसके बेटे नकुल और सहदेव का पालन पोषण कुंती ने किया था। जिस घोड़े और हथियारों की पूजा की तुम बात करते हो तो ये भी हमारे वैदिक काल के अंदर, हमारे वेदों के अंदर इनका भी बहुत अच्छा वर्णन है कि वो लोग घोड़े और हथियारों की भी पूजा किया करते थे। उसने कहा दारू, हमारे ऋग्वेद में 10 पाठ हैं, 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। उनमें जो 9वां चैप्टर है ना, उसमें हमने दारू को देवता माना है। सोम रस पूरा वर्णन किया, कहां प्राप्त होता है, इवन ठेका तक बताया, सब ओरिजिनल कहां मिलेगा। तो इस मामले में हम बहुत प्राचीन है। और हमारे ऋषि कण्व कहते हैं कि सोमरस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। बात भी सही है। पीने के बाद आदमी देवताओं को जान ही लेता है। जान छोड़ो, जानना तो बहुत छोटी सी बात है। अपनी भगवान है उस फॉर्म के अंदर आ जाता है। गाड़ी भाई चलाएगा, भले भाई ने कभी गियर ही ना बदला, अमृतत्व को प्राप्त कर ही लेता है। मरने का डर ही नहीं लग रहा उस आदमी। तो ये सारी चीजें यज्ञ रामायण में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सबका वर्णन है हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर। तो तुम ये हमें मत बताओ। और ओझा जी बाद में इसका तो बहुत अच्छा सा जवाब देते हैं कि 1 मिनट के लिए यदि तोड़ वगैरह की बात मान भी ली जाए और कह दिया जाए कि राजपूत विदेशी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई विदेशी जाति भारत की संस्कृति से इतना प्यार करे कि उसके संस्कृति के उन अवयवों के लिए अपने जी जान की बाजियां लगा दे। भारतीय संस्कृति की जो मुख्य गुण, गाय की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, इन सब के लिए उस समय जो भी राजपूत शासक रहे थे उन्होंने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। इसलिए कर्नल टोड, तुम्हारी थ्योरी तुम्हारे पास में रखो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने याद रखने वाली बात ही कि इन लोगों ने ऐसा कहा। मुझे याद है खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स टोड उन्हें क्या बता देता है, तो उन्हें शक और सिथियन बता देता है। और भी किसने ये बातें कही, तो विलियम क्रुक ने कही है, स्मिथ ने कही। देखो ज्यादा लफड़ा ये होता है जब हम भारत की बाउंड्री को बाघा बॉर्डर से ही शुरू कर देते हैं। ये बाउंड्री 47 के बाद की है साहब। पहले भारत जिसको हम कहते हैं, इसको आर्यावर्त कहा करते थे, उसकी सीमाएं थोड़ी दूर रही थी। मुझे कई बार लगता है ये शक और कुषाण भी कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, ये अपनी टेरिटरी के लोग थे, थोड़े बाउंड्री पे रहते होंगे, आगे बढ़ के आ गए। और कालांतर में चूंकि वो बाउंड्री भारत की सीमा से बाहर चली गई, इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया कि वो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे। बाकी नॉर्मली हिंदू कुश की पहाड़ियों से तो हिंदुस्तान को वैसे ही शुरू किया जाता था। तो उसे थोड़ा सा बाहर कोई चला गया होगा, हमारी संस्कृति को मानता होगा, तो हमारा ही व्यक्ति रहा होगा। पर अब के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तब हमें ऐसी चीजें लगती नहीं। अपने याद करने वाली बात इतनी जो आप याद रख लेना इसमें, तो विदेशी वाला याद रखना। फिर इसमें एक चंद्रवंश, 2 अभिलेख मिले हैं। एक पृथ्वीराज सेकंड के टाइम का हांसी अभिलेख है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी। मैं कल पृथ्वीराज सेकंड पढ़ाऊंगा तब हांसी अभिलेख की और बात करूंगा। एक आबू से एक अभिलेख मिला है, अचलेश्वर। अचलेश्वर, वो अचलेश्वर जो अभिलेख मिला है, इन दोनों के अंदर इनको चंद्रवंशी बताया गया, चौहानों को। साहब ये चंद्रवंशी राजा थे, चंद्रवंशी रहे होंगे। तो याद रखना भाई इनको चंद्रवंशी किसके अंदर बताया गया, हरियाणा का हांसी अभिलेख और आबू पर्वत का अचलेश्वर अभिलेख जो है, उन दोनों में इनको क्या बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। और पढ़ते हैं और कौन कौन सी बात है। सूर्यवंश, चौहानों की जो किताबें हैं खुद की इनकी, उनमें ज्यादातर में इनको सूर्यवंशी बताया हुआ है। पृथ्वीराज रासो छोड़ दो, एक ऐसी एक किताब और है पृथ्वीराज विजय। एक किताब हमीर महाकाव्य। मैं आगे सब राइटर वगैरह सब पढ़ेंगे इनके, अभी मैं ज्यादा राइटर वगैरह बताऊंगा तो सब्जेक्ट उलझ जाएगा।
एक बुक है हमीर रासो, एक खुद चौहानों के बड़े प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ताऊ विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख है, कल हम चर्चा करेंगे इस अभिलेख की ओर, जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। इन तमाम के अंदर इनको सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज विजय नाम की किताब जो जयानक की एक पुस्तक है, हम आगे पढ़ेंगे। हमीर महाकाव्य हमीर रासो जो कि रणथंभोर वाले हमीर को संबोधित करते हुए लिखी गई है। विग्रहराज चतुर्थ जो कि अजमेर के बड़े प्रतापी सम्राट हुए, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ लगते थे, जो उनका जो अभिलेख मिला है, जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में संग्रहित करके रखा गया है। इन तमाम में चौहान खुद को सूर्यवंशी बताते हैं। तो कई अलग अलग सी बातें हैं, सब याद रखना कि उनको सूर्यवंशी कौन कौन बताता है। तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। चंद्रवंशी कौन कौन बताता है, तो एक तो आबू के अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख जो है वो, और एक आपके हांसी का जो अभिलेख, हांसी हरियाणा के अंदर पड़ता है। उनको विदेशी कौन कहता है, तो कर्नल टोड, उनकी बुक का एडिटिंग करने वाले विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ इनको ये बताते हैं। उसके बाद उनको ब्राह्मण कौन बताता है, तो बिजोलिया के अभिलेख में उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, जो 1170 ईस्वी के पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय का है। और फिर हम आगे बढ़े तो उसके बाद में जो आपके न्यामत खान या कवि जान थे, जो फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, उनकी पुस्तक कायम रासों से भी हमें ऐसी ही जानकारियां मिलती है। और दशरथ शर्मा जो हमारे आधुनिक इतिहासकार है, वो भी ये बात बताते हैं हमें। इनको अग्निकुंड में कौन बताता है, तो चंद बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में बताते हैं कि 4 राजपूत जातियां ऐसी जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, जो ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे उसके अग्निकुंड से। और उन्होंने कहा कि परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान उससे उत्पन्न हुए थे। कालांतर में मुहणों तो नैणसी और सूर्यमल मिश्रण भी उसकी इस बात में हाँ भरते हुए नजर आते हैं। आज हमने केवल इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है। फैक्ट है खूब सारे, आप याद करना। ये मैंने जो कई चीजें बताई वो सुनना, दिमाग में रखना, मेंस में लिखने के काम आएगी, इंटरव्यू में बताने के लिए काम आएगी। हो सकता है आपको लगे कि यार आज तो एकदम ही छोटा सा टॉपिक हो गया, पर चीजें खूब सारी है, थोड़ा सा ढंग से लेना इसको। थैंक यू। कल और